दिखाई पड़ने लगा बेटा? हाँ देखो आप, अब इसका हल, यदि 6 के पावर n यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अगर शून्य पर समाप्त होगी तो निश्चित है कि वो 5 से विभाजित होगी, क्योंकि तुम्हें विभाजन का नियम भी पता है कि जिस संख्या के अंत में शून्य होता है वो 5 से विभाजित होती है। तो अगर ये संख्या 6 के पावर n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है, तो 6 के ऊपर कोई ऐसी प्राकृत संख्या की घात लगी है तो पूछ रहा है कि बताइए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो इसके लिए यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 6 के पावर n 5 से विभाजित होगी। मतलब अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 शामिल होना चाहिए। अगर 6 के पावर n शून्य पर समाप्त तभी होगी जब चूंकि हमें पता है कि जिस संख्या के अंत में इकाई स्थान पर शून्य होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो अगर 6 के पावर n 5 से विभाजित है तो 6 के पावर n संख्या के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक गुणनखंड 5 अवश्य आएगा, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 शामिल होना चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 बराबर 2 into 3, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में भी 5 शामिल नहीं होगा। अभी तुमने एक नियम पढ़ा था कि अगर p स्क्वायर a से विभाज्य है तो p भी a से विभाज्य होगा। इस प्रकार के तमाम नियम तुम लोगों ने पढ़े हैं। तो 6 के पावर n के 6 के पावर n क्या है? प्राकृत संख्या। 6 के पावर n से जो संख्या पर बनेगी तो कहता है जांच कीजिए कि 6 के पावर n से जो संख्या बनेगी वो शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य आएगा। ठीक है, परंतु यहाँ 6 के पावर n में 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं।
5 शामिल होना चाहिए, परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 आएगा, तो 2 घाते n 3 घाते n, 5 का नाम है निशान, 5 आएगा ही नहीं। तो जब 5 आएगा नहीं, इसमें 5 शामिल नहीं है, अर्थात जब इसमें 5 शामिल नहीं है तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं होगी, और जब 5 शामिल नहीं होगी, इसलिए अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। उत्तर, प्रत्येक बार हमें कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है, तो मैं पता है विभाज्यता के नियम द्वारा कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अर्थात किसी संख्या के गुणनखंडों में अगर 5 हाजिर हो जाए तो वो 5 से विभाजित है, अर्थात उनमें 5 का गुणनखंड है, तो 6 के पावर n 0 पर तभी समाप्त हो सकती है अगर 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 आ जाए। तो हमने 6 के पावर n में जो आधार बेस जो 6 था उसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो उसमें 2 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 कभी आ ही नहीं सकता, असंभव है। तो जब 5 आ नहीं सकता तो 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद 6वां सवाल देखो। छठवें सवाल में है, व्याख्या कीजिए। 6वें क्वेश्चन में लिखा है व्याख्या कीजिए। अपनी किताबें देखते जाओ कि 7 × 11 प्लस नहीं इंटू 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इस सवाल में पूछा उसने व्याख्या कीजिए, अर्थात इसका विश्लेषण करके बताइए कि ये दोनों संख्याएं जो बीजीय व्यंजकों के रूप में दी गई हैं, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसका मतलब ये भाज्य तो है ही नहीं। अब ये जरा विचार करो, भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा और स्वयं के अलावा अन्य कोई और गुणनखंड बन रहा है। भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नहीं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी अंक से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य कहते हैं। अब जो ये संख्याएं दी हैं इनको हम सरल करेंगे। जब इन्हें सरल करेंगे, सरल करके इनका रिजल्ट निकालेंगे, तो अगर उसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड शामिल हो जाए तो फिर ये क्या हो गई? भाज्य, और न शामिल हो तो हो गई। अब देखो, ध्यान दो, हाल 7 × 11 × 13 प्लस 13, जरा इसको सरल करो। ध्यान दो सब लोग, एक पद है यहां से यहां तक, ये एक पद है। हमेशा पद धन अथवा ऋण चिन्ह द्वारा अलग अलग हुआ करते हैं। यहाँ तक एक पद है, दूसरा पद ये है 1 2, और दोनों पदों में कॉमन क्या है? 13 13।
दोनों में कॉमन क्या है 13 इंटू 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ बचेगा 1, तो ये बनेगा 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 13 इंटू 78। चूंकि संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में 13 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसका मतलब यह संख्या 13 का निकल जाए। इसलिए 7 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। हो गई व्याख्या। अब ये हुई पहली संख्या। अब ये दूसरी संख्या देख लो, इसमें भी यही तमाशा है। 6 इंटू 7 इंटू 5 नहीं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब एक पद बाल को यहाँ तक एक पद है, ये गुणा के द्वारा एक ही पद व्यक्त हुआ करता है। धन ऋण पदों को अलग अलग कर लेते हैं। एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये है, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 कॉमन ले लिया, स्वतः बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 निकल गया तो 1 5 का भाग एक बार जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू गुणा करो 3 दूनी 6 चौको 24 छक्के 6 चौको 24 6 दूनी 12 फिर 14 गुणे 7 7 चौक 28 7 चौक 28 और 2 30 साथ 3 आए 7 एकम 7 3 10 11। तो ये हो गया प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1 0 0 9। क्या देखा, इस संख्या को सरल करने पर इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5। तो चूंकि संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में 5 का गुणनखंड शामिल है, इसलिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। हो गई व्याख्या। पहली संख्या को सरल करने पे हमने देखा कि सरल करने के पश्चात उसका एक अभाज्य गुणनखंड 13 आ गया, तो इसका मतलब वो संख्या भाज्य संख्या है। फिर दूसरी संख्या में हमने देखा उसे सरल करने पर हमने लास्ट में पाया कि 5 उसमें अभाज्य गुणनखंड शामिल है उस संख्या के साथ। बाकी गुणनखंडों को हमें नहीं देखना, हमें तो एक देखना कि स्वयं और एक को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड आ जाए तो संख्या भाज्य। तो इसमें 5 मिल गया, तो स्वयं और एक को छोड़कर एक अदर गुणनखंड मिल गया भाज्य गुणनखंड 5। इसका मतलब ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं इसलिए है कि पहली संख्या में भी एक अभाज्य गुणनखंड 13 आ गया, दूसरी संख्या में एक अभाज्य गुणनखंड 5 आ गया। और जब अभाज्य गुणनखंड एक स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड उसमें शामिल होता है तो उसे भाज्य कहते हैं, और न शामिल होता तो अभाज्य होता है। बन गया न बना। अब 7वां नंबर देखो। सातवें नंबर में सब लोग किताब को पढ़े, समझे उसमें क्या लिखा है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट लगते हैं। एक शून्य को एक
चक्कर लगाने में कितना लगता है समय? 18 मिनट। वह दूसरा कौन है? रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। एक खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग है, पथ है। उस वृत्ताकार मार्ग में एक लड़की सुनिया और एक लड़का रवि चक्कर लगा रहे हैं। तो सवाल वाले ने बताया कि सुनिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में, नहीं गड़बड़ हो गया, सुनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। अब वो पूछ क्या रहा है? दोनों एक ही, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों रवि और सुनिया एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में दौड़ लगा दिया। तो सुनिया की स्पीड तेज है, रवि की स्पीड धीमी है। तो सुनिया खट से आगे हो जाएगी, रवि पीछे पीछे दौड़ेगा, पिछड़ न जाएगा। रवि क्या है तेज का? रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब रवि की स्पीड तेज है। और सुनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब वो भदर भदर दौड़ रही है, उसको समय ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब रवि आगे हो जाए तो सुनिया पीछे पीछे दौड़ेगी। तो सवाल वाले ने कहा कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। जिस जगह से उन्होंने दौड़ना चालू किया, तो बताइए कितने समय के बाद दोनों उसी स्थान पर फिर एक साथ मिल जाएंगे। इसका मतलब रवि आगे सुनिया पीछे। तो रवि जब एक राउंड पूरा करके अन्य किसी राउंड में आएगा तभी वो एक साथ मिल सकती हैं। तो सुनो, एक को लगते हैं 18 मिनट, एक को लगते हैं 12 मिनट। अब वह छोटा से छोटा समय हमें निकालना है, वो छोटा से छोटा समय निकालना है जो समय इन दोनों के समयों से विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो तुम्हें लासा की परिभाषा पता है कि दो संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये तो है लासा की परिभाषा। और बड़ी से बड़ी में देखने अगर निकाल दे तो लासा होता है। ठीक है, तो एक को लगते हैं 18 मिनट, एक को लगते हैं 12 मिनट। अब दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? मतलब ऐसा समय जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 18 से भी 12 से तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लासा। ठीक है, चूंकि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं तथा हमें वह समय ज्ञात करना है जिस पर दोनों पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। और हमसे पूछ रहा है, कह रहा है बताइए कि वो पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब दोनों का हमें लासा निकालना है। इसलिए हमें 18 व 12 का LCM ज्ञात करना होगा। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। तो अब चलो 18 के गुणनखंड करो। 18 3 क्या 9, 2 गुणे 3 गुणे 3 तो 2 गुणे 3 घाते 2। ये हो गया 18 के गुणनखंड। अब 12 के करो तो 12 के होंगे
2 गुणे 2 गुणे 3, 6 बन गया 12 बराबर 2 घाते 2 गुणे 3। लासा के लिए मैंने बताया था कि जिन संख्याओं का तुम लासा निकाल रहे हो उन संख्याओं से जो संबंधित गुणनखंड है सभी प्रकार के अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल लासा कहलाता है। तो देखो कितने प्रकार के गुणनखंड हैं, 2 प्रकार के, एक 2 एक 3। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो LCM बराबर 2 घाते 2। एक प्रकार का गुणनखंड 2 है, दूसरी प्रकार का 3 है। दोनों गुणनखंडों के उच्चतम घातों का गुणनफल होता है 3 घाते 4, 3 का 9, 14, 36। LCM क्या निकला, 36। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। अब ये प्रश्नावली तुम्हारी खत्म हो गई। अब प्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, तो एक प्रमेय देख लो, इसके बाद रामलीला चालू हो जाए। मोबाइल, हाँ मोबाइल नहीं हिलना चाहिए, नहीं गड़बड़ ना हो जाएगा। ये देख लेना, जो लड़के ना जुड़ते हो, जो जुड़ते हो उनकी लिस्ट बना लेना। बना दी है। हाँ तो फालतू का भरोसा क्यों रहे। जो जितने जुड़ते हैं रोज उनको फिर उसमें ग्रुप में रखो और बाकी को अलग कर दो। पता नहीं किसी का मोबाइल नंबर दे दिया होगा, कई को उसके मोबाइल में कूड़ा इकट्ठा हो। हाँ देखो आप, अब अगली प्रश्नावली के लिए जो मैं नियम लिख रहा हूँ उस नियम को ध्यान से देखना है, समझना है। सवाल तभी समझ में आया करते हैं जब तुम्हें उसका सिद्धांत पता होगा, अन्यथा नहीं। अब प्रमेय 1.3 इस नियम में बताया गया, मान लिया कि P एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि P स्क्वायर को स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात प्राकृत संख्या है। इस नियम में बताया गया, मान लिया P एक अभाज्य संख्या है
यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है अर्थात पी का अगर ए स्क्वायर में भाग जा रहा है तो पी का भाग ए में भी जाएगा। इस नियम का विशेष ध्यान देना। ठीक है। अब अपन में संख्या तुमको नाइन्थ में भी बताया था जिसे P बटे Q के रूप में जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में जो P और Q है ये दोनों पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। तुम्हें पता है कि P बटे Q एक भिन्न है, एक अनुपात के रूप में है। अनुपात हमेशा निम्नतम पदों में लिखा जाता है अर्थात उसके दोनों पद सअभाज्य हुआ करते हैं। ठीक है। जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात, नाइन्थ में तुम लोग पढ़ चुके हो जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 10 होती हैं। बाकी 90 संख्याएं अपूर्ण वर्ग हैं। तो किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि अपूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल का दशमलव निरूपण होता है वो अशांत अनावर्त होता है और अशांत अनावर्त संख्या को कभी भी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। जैसे √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, ये सब जितनी अपूर्ण वर्ग संख्याओं के अंडर रूट होते हैं सब अपरिमेय हैं। क्यों? क्योंकि अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल कभी भी यथार्थता के रूप में नहीं निकल पाते, कभी भी उनका, क्योंकि उनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्त होता है और जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्त होता है उसे हम कभी भी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। इस कारण से ये अपरिमेय हो जाता है। अब